हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है C10 एजुकेयर में। मैं हूं आपका अपना हैरी सर और आज हमारा टॉपिक है, अरे वाह, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारा टॉपिक है आज का ग्रेविटेशन। गाइस, ग्रेविटेशन चैप्टर। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के पीवाईक्यू करवाए हैं, बट ग्रेविटेशनल चैप्टर का पूरा वन शॉट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा स्टार्ट टू लेके एंड तक पूरा फुल एनर्जी के साथ आज हम पूरा ग्रेविटेशनल चैप्टर सीखेंगे, उड़ाएंगे, समझ जाएंगे एक साथ में। अगर जिसको भी ये नहीं आता उसके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। जो पेपर के एग्जाम के कुछ दिनों पहले देख रहा है, एंड टाइम पे देख रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आज हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, इस चैप्टर से रिलेटेड पूरे के पूरे ग्रेविटेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे, क्वेश्चंस कौन से पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। सारी चीजें इस वन शॉट वीडियो में कवर हो जाएंगी। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा ग्रेविटेशन। ओके गाइस, वेटेज, ये चैप्टर का वेटेज कितना है। सबसे पहले इधर वेटेज के बारे में बताया गया है कि आपका वेटेज कितना है इस चैप्टर का। देखिए, आपके चैप्टर्स में से ये जो पहला चैप्टर है इसका वेटेज कितना है, विथ ऑप्शन 5 मार्क्स है एंड विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। ठीक है गाइस, ओके। तो ये सबसे पहली बात हो गई वेटेज की। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या आता है, इधर इंडेक्स। हम इसमें क्या कौन सी चीज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, केपलर्स लॉ कौन से है, न्यूटन्स लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक है, फ्री फॉल देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है गाइस, और ये सब स्लाइड नंबर दी हुई है इधर, ठीक है, ओके। उसके बाद सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या आता है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशन क्या है गाइस, द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। हम सबको पता है न्यूटन ने दिया था। इधर दिख रहा है आपको ग्रेविटी, हर एक चीज, ये दिख रहा है पेड़, सन, मून, हर एक चीज क्या हुआ है, ग्रेविटी से जुड़ी हुई है। हाँ कि ना गाइस, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटेशन इज द नेचुरल फिनोमिना बाय विच ऑल द थिंग्स विथ मास और एनर्जी इंक्लूड प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी एटसेट्रा आर अट्रैक्टेड बाय वन टू अनदर। ठीक है गाइस, मतलब हर एक चीज अट्रैक्टेड है। ठीक है गाइस, ओके। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले क्या बताया ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन क्या है गाइस, हम सबको पता है ग्रेविटेशन क्या है, हर एक चीज को अपनी तरफ खींचे हुए रखे, हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है इधर। हाँ कि ना, अर्थ ने क्या करके रखा है, सबको अट्रैक्ट करके रखा है। अगर समझो मैं बोलता हूं मैं इधर कूद रहा हूं, अगर मैं इधर कूदा, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बॉडी ने और अर्थ ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। मैंने अर्थ को खींचा और अर्थ ने मुझे खींचा, लेकिन अब अर्थ का मास ज्यादा है, इसीलिए हमको क्या लग रहा है कि हम अर्थ की तरफ गए। नहीं, अर्थ भी हमारी तरफ आया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो उसने हमको खींच लिया। समझ रहे हो गाइस, हर दो बॉडी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। हाँ कि ना गाइस, ओके। अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है इधर, अगला टॉपिक आपको क्या दिया हुआ है इधर, ओके। अगला टॉपिक आपको दिया हुआ है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है गाइस, ओके। फोर्स एंड मोशन, सबसे पहले इधर दिया हुआ है फोर्स की डेफिनेशन दिया। फोर्स क्यों जरूरी है गाइस, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जरूरी है, मतलब समझो मेरा ये पेन है, ये इतने स्पीड से इधर आ रहा था, मैंने इसको फोर्स दिया, इधर चले गया। समझ रहे हो, मतलब फोर्स क्यों जरूरी है, डायरेक्शन, स्पीड चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट डन हो गया। ओके गाइस, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है गाइस, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो सेंटर की तरफ खींचे। अगर समझो मैं कोई रस्सी बांधू और इधर कोई मास लगाऊं और उसको खींचू, तो हो जो ये समझो पेन को ही मैं रस्सी बांध के इधर खींचू और घुमाऊ गोल गोल, तो क्या होगा, ये घूमेगा। हाँ कि ना, पेन हर पॉइंट पे बाहर जाना चाहेगा, लेकिन बाहर जाएगा नहीं। क्यों, सेंटर की तरफ पकड़ के रखा है। तो ये जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे, मूविंग इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ लग रहा है, सिंपल, समझ रहे हो। ओके, एग्जांपल दिया हुआ है नीचे। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द प्लेनेट। अब समझो अर्थ के अराउंड क्या घूम रहा है, ये हमारा सैटेलाइट घूम रहा है। हाँ कि ना,
ये देखो ये रेडियस है, ये दिख रहा है, ये रेडियस है किसकी, अर्थ की, और ये कितना है, हाइट है h, ठीक है, ये इतना h और r दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो सिंपल इधर आपको, उसके बाद आता है ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ। गाइस केपलर्स लॉ एग्जाम में एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, थर्ड वाला आने के चांसेस ज्यादा है, या फिर आपको पूछ लेंगे कि ग्रेविटेशन के सॉरी केपलर्स के लॉ बताओ। केपलर्स का लॉ का यूज करके ही हमारे न्यूटन भाई साहब ने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दिया था, पता है आपको, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। केपलर के लॉ क्या है गाइस, तीन लॉ है, हम सबको पता है। केपलर क्या बोलता है, केपलर नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट फॉलो सर्टेन लॉ, ठीक है। मोशन ऑफ प्लैनेट क्या करते हैं, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं सन के अराउंड, वो कुछ लॉस को फॉलो करते हैं। कौन से लॉस को फॉलो करते हैं, तो देखते हैं। ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन, ऑर्बिट लॉ, एरिया लॉ एंड द लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है गाइस। मतलब देखो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का जो ऑर्बिट है इज इन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब देखो अगर आप कोई भी इलिप्स ड्रॉ करोगे ना गाइस, इलिप्स, तो उसमें दो फोकस होते हैं, हाँ कि ना, उसमें क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो सन क्या होगा, एक किसी फोकस पे होगा और प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा इन अ इलिप्टिकल पाथ। ये क्या है, केपलर का फर्स्ट लॉ है, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या है, केपलर का सेकंड लॉ। केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो लाइन प्लैनेट और सन को जोड़ती है, ये क्या करती है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये देखो, देखो ये एरिया 1 और एरिया 2 जो ये करेगी ना कवर, सेम टाइम में करेगी। ये समझो इधर से इधर आई और ये इधर से इधर आया, तो ये इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कंप्लीट करते हैं, ठीक है गाइस। इसीलिए वो बैलेंस रहता है। आप बोलोगे सर इलिप्टिकल है तो फिर इधर जाने में तो ज्यादा टाइम लगता होगा, हाँ कि ना, ये कवर करने में कम टाइम नहीं, लेकिन वो इक्वल एरिया। तो क्या होगा, अगर समझो इतना एरिया ये स्लो स्लो करेगा और इतना एरिया फास्ट करेगा, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कुछ तो बढ़ाएगा, ठीक है गाइस, हाँ कि ना। तो इसलिए इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब टी का स्क्वायर, ठीक है, is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet from the sun, ठीक है। मतलब ये देखो, ये दिख रहा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब गाइस ओके, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब कि आपका जो जितना टाइम लग रहा है ओके उतना, और आर क्या है, दोनों सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इनके क्यूब के बराबर होता है। और जब हमको पता है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं गाइस, आपको पता है ना, अगर समझो इधर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, ठीक है, तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा और आर क्यूब आएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है गाइस, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट चेक योर ग्रैप्स, मतलब अभी तक हमने इतने देर में क्या सीखा, ओके, इतने देर में हमने क्या सीखा, देखते हैं, चलो। अब देखो, डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। कौन जरूरी होता है स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए, फोर्स जरूरी होता है, हाँ कि ना, फोर्स सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर की तरफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है गाइस, ओके। हमारा नेक्स्ट अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थ रोटेट्स अबाउट द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एट विच पॉइंट विल इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम किधर रहेगा गाइस, देखो अब ये दूर है, इसको इधर ज्यादा एरिया ट्रेवल करना है, हाँ कि ना, ये ज्यादा एरिया ट्रेवल करना है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे चलेगा, एरिया ज्यादा है, टाइम ज्यादा, टाइम कम, और ये क्या है, एरिया कम है तो टाइम बहुत कम लेगा, ठीक है। तो इधर से वेलोसिटी इसकी बहुत कम रहेगी, ठीक है, देखो एट ए, इधर वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी और इधर वेलोसिटी सबसे कम रहेगी, ठीक है। देखिए, according to the Kepler's period of revolution, a planet and its mean distance from the sun are related by the equation। देखो t स्क्वायर सॉरी टी क्यूब आर क्यूब कांस्टेंट होता है और टी स्क्वायर आर क्यूब कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, आंसर क्या आएगा इसका, बी, टी स्क्वायर आर क्यूब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद
प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस भी है इसमें। ओके नाइस गाइस, आपको दिख रहा है बोर्ड के क्वेश्चंस भी दिए हुए। बोर्ड के क्वेश्चंस देखो, ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉज रिलेटेड। ये कौन सा है? केपलर का लॉ है, तो इससे रिलेटेड 3 लॉज हम लिख देंगे। ठीक है गाइस, ओके। देखो सबसे पहला वाला इलिप्टिकल, उसके बाद सेकंड क्या है? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड थर्ड वाला क्या है? देखो थर्ड वाला इसमें थोड़ा ओवरलैप हो गया है। क्या दिया हुआ है थर्ड वाला क्या है? टी स्क्वायर आर क्यूब क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट, स्टेट द केपलर्स 3 लॉज ऑफ मोशन। देखो एग्जाम में गाइस केपलर के लॉज कितने बार पूछे जाते हैं? इलिप्टिकल लॉ, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और थर्ड लॉ क्या है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है गाइस, ओके। चलो इसके बाद क्या है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, विथ द Newton's universal law of gravitation, with the help of Kepler's third law, the Newton concluded that the centripetal force acting on the planet must be inversely proportional to the square of distance between the planet and the sun, and hence formulated the theory of gravitation. मतलब गाइस देखो, जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था ना फोर्स का, हम बोलते हैं ना कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो वही बता रहा है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। हाँ की ना, तो यही इधर दिखा हुआ है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन क्या दिया है? देखो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। देखो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। हाँ की ना, दोनों सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r है। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। हाँ की ना, तो ये फोर्स क्या दिया? फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है? इधर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 क्या है? मास है दोनों बॉडी का। ठीक है, हर चीज दे देंगे। आर क्या है? डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक है गाइस, ओके। चलो अगला क्या आता है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताएगा। सिंपल, जी की वैल्यू क्या होगी? देखो इधर देखो, ये m1 m2 मास है, ये जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। आर क्या है? सेपरेशन है दोनों के बीच का, और ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या होगा? द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन यूनिट मास केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ईच अदर इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब अगर मैं दो मास को लेता हूं जिनका मास क्या है? यूनिट है, मतलब 1 1 है, डिस्टेंस भी 1 है। हाँ की ना, तो उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइस, जी के बराबर हो जाएगा। यही इधर दिया हुआ है। ओके, ये देखो। ओके गाइस, तो आ जाते हैं हम हमारी चीजों पे। ठीक है, अब देखो ये क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द यूनिट मासेस केप्ट इन अ यूनिट डिस्टेंस। वही जो मैंने बताया आपको, वही चीज इधर लिखी हुई है। ठीक है गाइस, जी की वैल्यू याद रखना। ये वैल्यू आपको एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब एग्जाम में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तब आपको याद रखनी है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद रखना, 10⁻11। ठीक है गाइस, उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर दिया हुआ है। सिंपल देखो, ये अर्थ है, सन है, सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा है खींचा हुआ। इसकी वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है गाइस, अर्थ की। अब देखो फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। हम सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। हाँ, लेट, अब हम मानते हैं t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब मेरे को अर्थ को टाइम, कितना टाइम लग रहा है? समझो मेरा अर्थ है, सन के अराउंड घूम रहा है गाइस, तो सन के अराउंड घूमने में इसको कितना टाइम लगेगा? वो मेरा टाइम पीरियड t है। हाँ की ना, अब देखो इधर स्पीड, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इधर मेरा, इधर देखना गाइस, अगर ये मेरा अर्थ है, ठीक है, अर्थ अगर घूम रहा है, अर्थ अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है गाइस? 2 पाई आर। क्यों? क्या? 2 पाई आर। हाँ की ना गाइस, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो अब आप देखिए इधर, देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना है? t। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन t। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग इस इक्वेशन को हमने किस में डाल दिया? इक्वेशन नंबर 1 में, mv स्क्वायर बाय आर में। mv स्क्वायर बाय आर में जब लिख दिया मैंने, v की जगह पे मैंने ये 2 पाई आर बाय t डाल दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया,
पाई का स्क्वायर पाई हो गया, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया और टी का स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो हमको ये इक्वेशन मिली। ओके, देखो इधर ये आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर था तो आर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो इधर का इधर अकेला एक आर ही बचा है। ओके गाइस, ठीक है। इसके बाद देखो 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो इसमें इसमें क्या है ना 4m पाई स्क्वायर। अब देखो इधर आर, मैंने क्या किया, इधर आर है ना, मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी नीचे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। देखो आर स्क्वायर और 1 आर क्यूब हो गया। तो ये देखो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है गाइस, कांस्टेंट है, हाँ की ना। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है, केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, यही बोलता है ये चीज, हाँ की ना गाइस, ये चीज ही बोलता है वो केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हाँ की ना। तो टी स्क्वायर अपॉन ये देखो ये टी स्क्वायर है, आर क्यूब इधर नीचे चले जाएगा डिवाइड में, तो देखो ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसकी जगह पे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं गाइस, हाँ की ना। देखो नेक्स्ट पेज पे इधर दिया हुआ है, ये इतना था, ये दिया हुआ था, इसके आगे क्या होगा, सिंपल सब्स्टिट्यूटिंग, इसको हम इसमें डाल देंगे, हाँ की ना। तो क्या हो जाएगा, देखो वो उस पूरे की जगह पे देखो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के था, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के, तो 1 अपॉन के नीचे आ गया, दिख रहा है ये के नीचे आ गया, हाँ की ना गाइस, के कहां आ गया, नीचे आ गया। ओके, सो अब क्या हुआ, अब देखो इसमें 4 कांस्टेंट है, एम मास तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, पाई स्क्वायर की वैल्यू भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है, खाली आर स्क्वायर को छोड़ के, हाँ की ना, आर स्क्वायर को छोड़ के पूरा कांस्टेंट है। इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है, आपका जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन दोनों ऑब्जेक्ट के। ठीक है, इसीलिए केपलर के लॉ, थर्ड लॉ का यूज किया था किसने, न्यूटन ने। सोच रहे हो, केपलर के लॉ का यूज किया था न्यूटन ने ये चीज बताने के लिए, समझ रहे हो गाइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइस आपका, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ, वही वाला है, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, सिंपल हमको पता है, अर्थ अट्रैक्ट एवरीबॉडी, अर्थ क्या कर रहा है, हर चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ की ना, अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, G इज इक्वल्स टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, हाँ की ना। देखो ओके, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये देखो, at the center of mass of the earth, it is situated at its center, the gravitational force on any object due to earth is always directed towards the center of the earth। मतलब मेरे को ये खींच रहा है, कहां खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है, आपको खींच रहा है किधर खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है। ठीक है गाइस, तो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट होता है। ठीक है गाइस, ओके, चेक योर ग्राफ्स। अभी हमने क्या क्या सीखा, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, या खाली अर्थ और पॉइंट मास के बीच में, कोई भी बॉडी के ऊपर ये अप्लाई होता है। ठीक है गाइस, कोई भी बॉडी के ऊपर, तो इसका ऑप्शन ए आंसर राइट है। सेकंड क्या है, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू इज डबल होगा या 4 टाइम्स होगा, डबल होगा, है कि ना, डबल होगा। अब देखो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, मास एक का बढ़ा दिया ना, देखो एक m1 था एक m2 था, ठीक है, सिंपल, तो फोर्स क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन क्या था, r स्क्वायर, हाँ की ना। अब नया वाला क्या आया, मेरा नया वाला मास क्या आएगा, G सेम m1 को मैं 2m1 लिखता हूं, डबल कर दिया ना, m2 तो वैसा का वैसा ही है, अपॉन r स्क्वायर। तो ये देखो ये कट गया, हाँ की ना, काटो मत, सिंपल, ये मेरा नया मास है। ये देखो ये इतना एरिया जो है, ये इतना एरिया G m1 m2 बाय r स्क्वायर, इसको मैं f लिख सकता हूँ, हाँ की ना। तो मेरा 2 बच जाएगा, तो मेरा f डैश क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग का डबल हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका क्या आ गया, डबल आ गया। ठीक है गाइस, ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है कि नहीं बताना है। ठीक है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर टू इट, हाँ ठीक है, इट itself because of electromagnetic force, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खींचता है हमको, नहीं, हमको कौन खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है, हाँ की ना। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टाइडल वेव्स, जो समुद्र में लहरें आती है, इज प्राइमरी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून, मून भी खींच रहा है, हाँ की ना, तो ये सही बात है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G क्या है, 6.673 into 10⁻34, -34 है, नहीं, -11 है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन क्या है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द सन एंड जुपिटर, सन और जुपिटर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अज्यूम दैट द मास ऑफ सन का मास दिया हुआ है, जुपिटर का मास दिया हुआ है,
रेडियस ऑफ जुपिटर ऑर्बिट दिया हुआ है और जी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो इधर दिया हुआ है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है हमको, उसका हमने स्क्वायर कर लिया, जो भी आंसर आएगा आपका वो होगा आंसर। ठीक है, आपको सॉल्यूशन दिख रहा है सिंपल, जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला लगाया है, अप्लाई किया है एंड सॉल्व किया है। ठीक है गाइस, तो ये आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो। ओके ओके, नेक्स्ट प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, दो फोर्स है M1 M2 बाय आर स्क्वायर, स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के लॉ का ग्रेविटेशन बताना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज ट्रिपल, 3r कर दिया। ठीक है, अगर ये r क्या हो गया, 3r हो गया, तो क्या होगा, चलो हम आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये देखो ये मासेस थोड़ा बड़ा हो गया गाइस, ओके, ये MASSES ये थोड़ा पीपीटी में प्रॉब्लम हो गया, ओके, मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है गाइस, ये हो गया। दूसरे का क्या है, सॉल्यूशन देखो 3r, ये दिख रहा है, ओके गाइस, देखो इधर आपको इधर सॉल्यूशन दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड मैं आपको ओके मैं इधर आपको लिख के बताता हूं। देखो गाइस, अगर मैंने, हमको पता है फोर्स क्या होता है, 1/r स्क्वायर होता है, हाँ कि ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। अगर मैं r की वैल्यू क्या करता हूँ, 3r कर देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और r स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, हाँ कि ना। और ये 1/r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, 1/r स्क्वायर को मैं मेरा जूना वाला फोर्स लिख सकता हूँ, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, 1/9 का फैक्टर आएगा। ठीक है, और GM1 और 2M2, इसमें क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। सिंपल, इसके पहले मैंने बताया था, डबल मास हो जाएगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी, हाँ कि ना, हम जो स्मॉल जी का वैल्यू बोलते हैं, स्मॉल जी का भी देखो, the acceleration produced in body under the influence of gravitational force of earth alone is called the acceleration due to gravity। मतलब अब समझो मेरी ये है चीज है, मैंने इसको फेंका, नीचे आई, ठीक है, तो ये जितनी स्पीड एक्वायर करेगी, जितना एक्सेलरेशन लेगी, इसकी स्पीड में जितना चेंज होगा बार बार, ठीक है, वो चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो ये बॉडी लेगी, क्यों क्यों ले रही है ये एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी के कारण ये एक्सेलरेशन ले रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ओके, एक्सप्रेशन क्या है, देखो हमको पता है F इज टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर होता है, हाँ कि ना, m बी द मास ऑफ अर्थ, इधर कैपिटल M को क्या बोला है, अर्थ का मास बोला है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन F बिटवीन द ऑब्जेक्ट मास एंड द अर्थ इज गिवन बाय g, क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल। अब देखो ये स्मॉल मास इधर चले जाएगा, F बाय m, जी m बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना। अब इसके आगे क्या है, देखो अब स्मॉल जी क्या होता है, बट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फोर्स अपॉन मास, इस फोर्स अपॉन मास को ही क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं गाइस, समझ रहे हो, जी बोलते हैं। तो इसी ये जो जी है ना, इसकी जगह पे मैंने सिंपल ये जी लिख दिया और जीएम बाय आर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। ओके गाइस, समझ रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्सेलरेशन। गाइस ये एग्जाम में आपको पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है, क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि फैक्टर कौन सा अफेक्ट कर रहा है, जी की वैल्यू को कहां कहां अफेक्ट होगी, ये आपको पूछा जाता है। हाइट पे जाने पे कितनी होगी, अर्थ के सरफेस पे क्या होगी, अब अगर डेप्थ में जाओगे तो क्या होगी, ये आपको बार बार पूछा जाता है। तो हम इधर एक एक करके फैक्टर देखेंगे। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे भी चेंज होता है। देखो द रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल्स इज लेस देन द इक्वेटर। आपको पता है हमारी अर्थ जो है ना, वो पूरी गोल नहीं है, ऐसी है, थोड़ी ऐसी, थोड़ी सी चपटी है। पोल्स है ना इधर, इक्वेटर पे वो फैली हुई है और पोल से दबी हुई है, तो रेडियस इधर कम हो जाती है, हाँ कि ना, इधर बढ़ जाती है। तो ये देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो गया, इधर इधर पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, समझ रहे हो, डिक्रीजेस सोली विद डिक्रीजिंग द लैटिट्यूड। ठीक है गाइस, तो ये समझ लो, चेंज विथ हाइट, जैसे जैसे तुम हाइट बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ओके। डेप्थ के साथ, value of g is maximum on the surface of the earth as depth of the object increases the value of g decreases। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वापस फिर से क्या होता है, value of g क्या होती है, घटती जाती है। ओके गाइस,
एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0। ठीक है, मास एंड एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक क्या है? मास एंड वेट। सॉरी, अगला टॉपिक है मास एंड वेट। गाइस बहुत लोगों को आपने बात करते सुना होगा, मेरा मास है, मेरा वेट है, मेरा मास है, मेरा वेट है। गाइस बोलोगे भाई तेरा मास है, वेट है, मास और वेट तो सेम ही होता है सर। नहीं, गलत। मास और वेट गाइस सेम नहीं होता, मास और वेट सेम नहीं होता। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मास, अब मैं बोलूंगा मेरा मास है 68। मास मतलब सिंपल गाइस, मेरे बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, समझ रहे हो? कितना मैटर मेरे अंदर प्रेजेंट है वो मास होगा। मेरा मास अर्थ पे भी इतना ही रहेगा, मून पे भी उतना ही रहेगा, समझ रहे हो? लेकिन मेरा वेट बदलता है। वेट क्या होता है? mg। मास को कितना ग्रेविटी खींच रही है, mg, ये मेरा वेट होता है, समझ रहे हो? तो हम इसको देखते हैं। ठीक है गाइस, देखो इधर लिखा हुआ है थोड़ा मास और इधर दिया हुआ है। देखो, मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट इज अ मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब आपको ग्रेविटी कितना खींच रही है वो वेट है तुम्हारा, समझ रहे हो? मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा मास बढ़ रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, वेट क्या होता है? mg होता है। ठीक है गाइस, ओके, इस तरीके से। तो अब इधर मास और वेट का हम इधर डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, देखो, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। वेट क्या है? फोर्स। ठीक है, मास रिमेन द सेम एवरीवेयर। मैंने बताया मेरा मास इधर भी सेम रहेगा और मून पे भी सेम रहेगा। वेट अलग अलग होगा। मास इज मेजर इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में होता है और ये न्यूटन में होता है, हाँ कि ना? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेक्टर क्या है? सॉरी, वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। मास किसी का जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चले जाऊं तो मेरा वेट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्या कि वहां पे जी की वैल्यू जीरो है। अगर जी की वैल्यू ही जीरो हो गई तो मेरा वेट तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो गाइस? ओके, इस तरीके से। तो ये थोड़ा था ये डिफरेंस तुमको याद रखना है। ओके गाइस, हम देखते हैं क्या पढ़ा हमने। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट एट पोल्स एंड इज लीस्ट एट इक्वेटर। कहां कम होती है? पोल्स पे। क्यों? रेडियस कम होती है। ठीक, सॉरी ज्यादा होगी ना वहां पे, लीस्ट एट इक्वेटर आएगा। ठीक है, हाँ। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डैश एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ क्या होती है? कम होती है, डिक्रीजेस। ठीक है, ओके। वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेस 1 किलोग्राम ऑफ शुगर? एट पोल्स या एट इक्वेटर? एट इक्वेटर। ठीक है, ओके गाइस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नाइस। When an object is taken from Earth to the Moon, Earth से मून पे लेके गया तो its mass remain unchanged, मास चेंज नहीं होगा, its weight remains unchanged। क्या आएगा? ए वाला ऑप्शन। ठीक है गाइस, बोर्ड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट हमने देख लिया, इसलिए देखो इधर लिखा है रिफर स्लाइड नंबर 23, हमने देख चुके हैं वो चीज। एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन जी डिपेंड्स, ये भी हम देख चुके हैं। किस पे? हाइट पे, डेप्थ पे और सरफेस पे। ठीक है, what would be the value of g on the surface of the earth if mass was twice as large and radius half of its now? ठीक है गाइस, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। मास को क्या कर दिया? 2m कर दिया, r को क्या कर दिया? r/2 कर दिया, तो सिंपल 8 ग्राम आ गया हमारा। 8 इंटू जी की वैल्यू, सॉरी ये जी, हाँ, जी की वैल्यू 9.8 पुट कर दी, 78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। ठीक है गाइस, ये समझा आपको? उसने जी की वैल्यू बोली थी। जी का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r², हाँ कि ना? सिंपल, तो m डैश की जगह 2m रख दिया और r डैश की जगह r/2 रख दिया, हाँ कि ना? समझ रहे हो? इस तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल हम पढ़ने वाले हैं अब फ्री फॉल के बारे में। अब फ्री फॉल क्या होता है गाइस? पेन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कोई भी चीज फ्रीली नीचे गिर रही है, दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखो फ्री फॉल का इधर डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? अ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड द फ्री फॉल। ठीक है गाइस, ओके। इधर देखो, इधर एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑन अर्थ द फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एयर ओपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो गाइस, आपको पता है अगर फ्री फॉल होगा ना, अगर मैं वैक्यूम में फ्री फॉल करूं ग्रेविटी का, तो क्या होगा पता है? मैं अगर एक एप्पल को और एक कागज के पत्ते को मैं साथ में फेंकू ना, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास एयर फ्रिक्शन नहीं है।
समझ रहे हो, दोनों के ऊपर सेम ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो मेरा कागज का टुकड़ा और एप्पल दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, समझ रहे हो गाइस। बट लेकिन क्या हो जाता है, हम इधर नॉर्मल हमारे इधर जो हमारा अराउंड सराउंडिंग है इसमें हम फ्री फॉल नहीं कर सकते। क्यों फ्री फॉल होगा, तो क्यों साथ में एयर का क्या है, रेजिस्टेंस भी है, इसलिए जो हम बोलते हैं ना, हम लोग नॉर्मल कागज का पत्ता फेंकते हैं वो क्या है, एकदम धीरे धीरे लहराते लहराते नीचे आता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ, opposes the motion of object and the buoyant force also act on the object, hence true free fall is possible only in vacuum। मैंने बोला ना वैक्यूम में ही पॉसिबल है पूरा का पूरा फ्री फॉल। ठीक है गाइस, ओके। as the moon and the artificial satellite are moving only under the influence of gravitational field on the earth, they are in free fall। ठीक है गाइस, the free fall leads to the weightlessness and the space travels as the well as object in a spacecraft। ठीक है, सेम वही चीज बताइए। देखो इधर एप्पल गिर रहा है, हाँ कि ना। वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन टू इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय न्यूटन्स इक्वेशन। हमको पता है न्यूटन की इक्वेशन s इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू हाफ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इन सब का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। तो अभी देखो इधर दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू gt। अब हमको पता था, देखो हमको कौन सी इक्वेशन पता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, हाँ की ना। ठीक है, बट स्टार्टिंग में जब वो ऊपर एप्पल रहता है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहती है, इसलिए इधर u की वैल्यू जीरो हो गई और बचा क्या, खाली 80। अब इधर 80 a की जगह g क्यों लिखा है, g दैट इज सिंपल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। सेम ये भी वैसे ही आया है। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाँ कि ना। अब देखो इधर u जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो गया और a की जगह इधर g आ गया। ठीक है, ऐसा सिंपल इसमें भी वही चीज है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर अपवर्ड रहेगी तो मेरी वैल्यू ऑफ g क्या होगी, नेगेटिव होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब देखो गाइस, ये बहुत फ्री फॉल में बहुत चीजें, अगर मेरी कोई चीज नीचे गिर रही है मतलब मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डाउनवर्ड है, तो क्या रहेगा, मेरा वैल्यू ऑफ g पॉजिटिव रहेगा। क्यों, g खींच रहा है, खींच रहा कहां है, नीचे खींच रहा है, तो मैं उसी की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं g की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा और वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अब मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं, देख रहे हो, मैंने इसको ऊपर फेंका तो क्या हो रहा है, g की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है और वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होगी। देखो एक पॉइंट पे आके जीरो हो गई और फिर बाद में नीचे आई। समझ रहे हो गाइस, ये टेबल याद रखना प्लीज, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गाइस आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैं बोलता हूं ना, अगर जो चीज जितनी ज्यादा हाइट पे रहती है उसके पास उतना पोटेंशियल है। समझ रहे हो, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, मतलब और हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर दिया हुआ है mgh। मतलब देखो g तो वैल्यू सेम है, मास भी सेम होगा, तो फैक्टर क्या है h। जितनी हाइट बढ़ाओगे उतना आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके गाइस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है मास, एक्सेलरेशन एंड हाइट। ओके, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोसेसेस बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है और पोटेंशियल एनर्जी, बट वैल्यू ऑफ g इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट हाइट, हेंस फॉर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब दूर अगर जाना, कोई दूर है बहुत पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, सिंपल g की वैल्यू gm बाय r पुट कर देते हैं, gm बाय r प्लस h। ये दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो माइनस g, कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास, ये है उस ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन r प्लस h। दिख रहा है ये r प्लस h, और ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये बंधा हुआ है अर्थ से, अर्थ खींच रहा है ना इसको, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। ठीक है, अब हमने क्या क्या सीखा, मीडियम इन विच ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल, किसमें, वैक्यूम में, सीधी बात। ठीक है, अगला वाला क्या है, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। सिंपल, द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेस बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है गाइस, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल energy goes on increasing as we go greater the
हाइट, हाँ कि ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है अगर जितना हाइट बढ़ाएंगे हम, ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन, इधर न्यूमेरिकल सेक्शन में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल सेक्शन क्या दिया, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर नीचे आ रहा है, अज्यूमिंग जी की वैल्यू 10 मान लो, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। ठीक है गाइस, अब देखो सिंपल, फर्स्ट क्या दिया है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो जीरो है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्यों, फ्री फॉल है, देखो स्टार्टिंग में फ्री फॉल है, हाँ कि ना, तो देखो ये जीरो हो गया, एस की वैल्यू, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना कवर किया, हाफ, जी की वैल्यू ये डाल दी, टाइम इन लोगों ने 1 सेकंड दिया है, मतलब देखो ये 2 5 10, ठीक है, तो 5 मीटर, अब डिस्टेंस कितना मिल गया मेरे को, एस की वैल्यू 5 मिल गई, तो अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाएगी, उन लोगों ने क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स स्पीड रीचिंग द ग्राउंड, मतलब फाइनल वैल्यू, जब ये जमीन को टच करेगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी स्पीड की, तो सिंपल हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, u जीरो है, 2 लिख देंगे, g की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 5, मतलब आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड, हाँ की ना, ठीक है गाइस, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, 100 एक मास है, ठीक है, 3 kg 125 मीटर हाइट है, ठीक है, 125 मीटर की हाइट है, ठीक है, ये हाइट 125 मीटर है, फ्रीली ग्राउंड, अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ जी 10 है, कैलकुलेट, टाइम निकालो, सिंपल, अब कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला s इज इक्वल टू यूटी स्क्वायर, ए निकाल के हम पहले निकाल देंगे, s पता है, a पता है, t निकल जाएगा, हाँ कि ना गाइस, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये देखो, अब इसमें आपको ये खुद से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, देखो ये वाले इसमें फॉर्मूला लगाओ, सिंपल फॉर्मूला क्या है, ये देखो s कितना दिया है 125, ठीक है, ओके, s 125 दिया है, और ये क्या होता है हाफ, g की वैल्यू कितना दिया है 10 इंटू टाइम, कितना टाइम, टाइम ही तो निकालना है हमको, हाँ कि ना, तो देखो t 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो 2 125 इंटू 2, 125 इंटू 2 कितना होता है गाइस, ये देखो इधर चले जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 125 के साथ, मतलब 125 इंटू 125 टू द 250, ठीक है, ओके, और ये डिवाइड बाय 10, ठीक है, मतलब, और ये क्या आ गया मेरा टी स्क्वायर आ गया, तो टी क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 गया, तो टी स्क्वायर 25 आया, तो टी क्या आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है गाइस, तो सिंपल देखो अंदर आंसर 5 सेकेंड दिया हुआ है, ओके, मैं चाहूंगा कि अगला वाला आप ट्राई करें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, क्या होगा, सिंपल, u तो 0 है, हाँ कि ना, g और t मतलब 5 इंटू 10 50, सिंपल आंसर, तो लो इधर ही आ गया, मैं आपको क्या ही सॉल्व करने दूं, हाँ कि ना, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड, अब इधर 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है, रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट h दिया हुआ है, प्लेनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g पूछा है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला डालो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, अब ये वाला आपको क्या करना है, घर से करके लाना है, ठीक है, मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये करना पक्का, ट्राई करो, ओके, सिंपल है, फॉर्मूला भी बता दिया है आपको, बस पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है, इसका आंसर देखो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ओके, इधर लिखा हुआ है, इधर देखो दिख रहा है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको आंसर मिलेगा इसका, ठीक है गाइस, ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, मैंने इसको ऊपर फेंका, हाइट 500 मीटर पे पहुंचा, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग इट विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक ऑन अर्थ, अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लेगा, सिंपल देखो, देखो फॉर अपवर्ड मोशन द बॉल v जीरो होगा, a माइनस जी, देखो हमने बताया था g की वैल्यू जब ऊपर जाती है तो g की वैल्यू हम नेगेटिव में लेते हैं, तो देखो माइनस जी लिखा है, तो इधर -10 लिखा है, ठीक है, तो सिंपल हम ये निकाल देंगे, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अब फाइनल वेलोसिटी इसमें देखो मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें फाइनल 0 यू स्क्वायर प्लस 2, a क्या है -10, s क्या है 500, ठीक है, तो ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 10,000 और u आ जाएगा आपका 100, ठीक है गाइस, u क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 100 आ गई, तो सिंपल उसके बाद क्या बोलेंगे, 100 आ गए तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ये देखो ये फॉर्मूला लगा के सिंपल उन लोगों ने वैल्यू पुट की और आंसर निकाला है, अब देखो इसको समझो, ओके गाइस, और देखो जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में भी लगेगा, हाँ कि ना, टोटल टाइम टेकन 2 इंटू टी 2 इंटू 10 सेकेंड विच इज 20 सेकेंड,
ठीक है, समझे? अब मेरे को 10 सेकंड में ऊपर गया, 10 सेकंड में नीचे आया, खत्म। फ्री फॉल है इसीलिए। ओके, अगर एयर रेजिस्टेंस देखोगे तो फिर आने और जाने का टाइम अगर ऐसे सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग में देखोगे तो अलग होगा, लेकिन इस वाले केस में सेम होगा। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल हम कंडीशन आइडियल मान रहे हैं। अब देखो, अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg, जिसका मेटल बॉल है उसका मास 5 kg है, फॉल्स एक सेकेंड, ओके। अब देखो, एक मेटल बॉल है जिसका मास 5 kg है, ठीक है, मास 5 kg है, ओके। फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490, देखो 490 मीटर से गिर रहा है। हाउ मच टाइम इट विल टेक, देखो इधर ग्राउंड लिखा, GROUND दिख रहा है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम ये लेगा, GROUND, ठीक है, ये बड़े में लिखा है, थोड़ा पीपीटी मिस्टेक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये वाला घर क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग खुद से, ओके गाइस। एक सेकंड गाइस, ये थोड़ा कट हो गया, हाँ। हम हमारी पीपीटी पे थे, हाँ कि ना गाइस? ओके, ओके, हम कौन से वाले पेज नंबर पे थे? ओके गाइस, आपको दिख रहा है ये? बेटा, हम्म हम कौन से पेज पे थे? ये थोड़ा कट हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। हम कौन से पेज पे कर रहे थे हमारा चीजों को? 32 पे थे शायद, 32 देखते हैं, ठीक है। लोड हो रहा है गाइस, ओके, तब तक ये देखो, ये वाला हमने देखा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये दिख रहा है आपको? देखो, अ मेटल बॉल, वापस से आ गया, हम हमारे इस पे आ गए वापस से। अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490, ठीक है, इसको मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। ग्राउंड आने में कितना टाइम लेगा ये, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप निकालो, देखो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, अब देखो इधर एस्केप वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, ओके। देखो, ओके, एस्केप वेलोसिटी के बारे में, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हम आपको पता है, हमारे रॉकेट्स जो होते हैं वो रॉकेट्स अर्थ का, रॉकेट जाते हैं बाहर, अगर ना मून पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो मून पे जाने के लिए, मार्स पे जाने के लिए हमको हमारे रॉकेट को ऐसी वेलोसिटी देनी होती है जिस वेलोसिटी से वो क्या करे, हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के आगे बढ़ जाए, समझ रहे हो गाइस? ओके, तो इस तरीके से हमारा एस्केप वेलोसिटी वो होता है, ठीक है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास m है, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है गाइस। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाँ कि ना? सिंपल, देखो इधर दिया हुआ है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाँ कि ना? वो हाफ m vc स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस gmm/r स्क्वायर, हमने देखा हुआ है, हाँ कि ना? बट द ऑब्जेक्ट escapes the gravitational force on the earth and comes to rest at infinity distance from the earth, ठीक है गाइस।
तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो जाएगी, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो गाइस? ओके, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये देखो E1 और E2 दोनों सेम है, मतलब हाफ mv², ये सेम है दोनों। वापस चले गया, ओके वापस आ गया। ठीक है, इधर देखो दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 E2 दोनों सेम है, सिंपल। ठीक है गाइस, देखो E1 क्या निकाला हमने, ये निकाला। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट का निकाला, और स्केप करने के बाद का निकाला। देखो E2, समझ रहे हो, ये स्केप कर दिया उसके बाद का है, स्केप करने से पहले का है। सिंपल, दोनों को इक्वेट किया, हमको ये मिलेगा, v² की वैल्यू क्या मिलेगी, 2gm/r। समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या मिलेगी, √2gm/r। सिंपल, देखो ये देखो इधर दिख रहा है, हम समझो मैंने यहां से मेरा रॉकेट छोड़ा, पहले रॉकेट यहां गया, घूमा, पूरा घूमा, फिर वापस आया, फिर घूमा, फिर आके यहां से बाहर निकला। समझ रहे हो, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको छोड़ने के लिए कितने बार इसको अर्थ के अराउंड घूमना पड़ा। समझ रहे हो गाइस? तो ये क्या था मेरा एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट और मून सो दैट इट एस्केप फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। समझ रहे हो गाइस? ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, स्केप वेलोसिटी के बारे में दिया हुआ है। देखो स्केप वेलोसिटी हमने क्या निकाली, v = √2gm/r। ठीक है गाइस, ओके। तो ये, और हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या होता है, gm/r²। हाँ कि ना, gm/r² होता है। तो gm की वैल्यू देखो, देखो क्या होता है, हाँ gm/r² होता है क्या, स्मॉल g। हाँ कि ना, तो g r² किसके बराबर हो जाएगा, gm के। हाँ कि ना, तो gr², हम इस gm की जगह पे gr² पुट कर सकते हैं। हाँ कि ना, देखो इसके आगे हम वही करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो अब देखो, देखो हमने इधर क्या लिखा, gr² आ गया। हाँ कि ना, r से r² कैंसिल हो जाएगा। देखो √2gr, हाँ कि ना, √2gr हमको वैल्यू मिलेगी एस्केप वेलोसिटी की। ठीक है, तो अब इधर वापस से हम इधर क्वेश्चंस दिए हुए, क्वेश्चन करते हैं। द फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी क्या है गाइस, सिंपल, बताओ फटाफट बताओ कौन सा है, √2gm/r। हाँ कि ना, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, हमने अभी देखा, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी, कितना होनी चाहिए, ये हम कैलकुलेट करना चाहिए 11.2। अगर इसमें आप g की वैल्यू डालोगे, मास ऑफ अर्थ डालोगे और मास ऑफ अर्थ का रेडियस डालोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगा 11.2। ये याद रखना, ये आपको याद रखने वाली चीज है, 11.2 आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, ये अपने अर्थ का इतनी स्पीड आपको चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। अगेन एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे उसको। ये देखो ये दिया हुआ है ना, इस फॉर्मूले में आपको सिंपल वैल्यू डालनी है, जी की वैल्यू डालनी है, रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है, ओके। और एक सेकेंड, सरफेस ऑफ द मून गिवन मास एंड रेडियस ऑफ द मास। देखो ये मास दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है, मास रखो, रेडियस रखो, जी की वैल्यू रखो, आपको एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ओके चलो। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अभी देखो, अब हमने पूरा चैप्टर किया, तो हम वापस एक बार रिवाइज करते क्या क्या हमने किया। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में देखो, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, वेयर आपका जो t है क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, r क्या है, रेडियस। ठीक है, t1/t2 r1/r2 का क्यूब होता है, ये याद रखना। ठीक है गाइस, क्या t1/t2 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1/r2 के क्यूब के बराबर होता है। ठीक है गाइस, ओके। तो ये चीज याद रखना आप, ये आपका पहला था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
ठीक है। उसके बाद ओके चलो, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद रखना। तीसरा क्या है, ये देखो इधर दिख नहीं रहा है ना आपको गाइस, ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जी m1m2 बाय आर स्क्वायर था, हाँ कि ना। और ये देखो ये जी का वैल्यू क्या था, अब इधर से जी का वैल्यू निकाल सकते हो ना, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। देखो इधर वही लिखा है, जी का वैल्यू क्या लिखा है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मल आप निकाल सकते हो, इसका कोई इतना वो इश्यू नहीं है, ठीक है। ये हो गए 3 फॉर्मूले। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, हाँ कि ना। फिर बाद में काइनेमेटिक इक्वेशन, ये देखो v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए ये दिया हुआ है, फॉर बॉडी थ्रोन अपवर्ड, अगर ऊपर जा रही है तो देखो माइनस जीटी लिया हुआ है, हाँ कि ना। तो ये आप याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूलेज अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप सिंपल इसको आप इसको सिंपल वो कर दो, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है गाइस हमारा, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, काइनेमेटिक इक्वेशंस देखे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर, हाँ कि ना। हाइट एच फ्रॉम द सरफेस, अगर देखो ये वैल्यू याद रखना, मैं तो आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे कितनी है, इतनी है, माइनस जी एम एम बाय आर, ठीक है। अब अगर आप ये देखो, ये अर्थ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ठीक है। बट अगर मैं ऊपर इस जगह पे जाता हूं तो मेरा हाइट बढ़ जा रहा है ना, ठीक है। मेरी हाइट कुछ बढ़ रही है, तो मेरा जो रेडियस था, रेडियस के अंदर क्या प्लस हो रहा है, रेडियस के अंदर हाइट प्लस हो रही है, इसीलिए एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ में इधर आर की जगह देखो आर प्लस एच हो गया, ठीक है, सिंपल, ओके। फिर उसके बाद इधर नेक्स्ट क्या दिया है, एस्केप वेलोसिटी बॉडी के लिए क्या है, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर, और इसको अंडर रूट 2 जी आर भी आप लिख सकते हो, अंडर रूट 2 आर जी भी आप लिख सकते हो, ठीक है गाइस, ओके। तो इस तरीके से चीजें है इधर दी हुई, ओके गाइस, तो ये समझा आपको। इसके बाद क्या है, हाँ चैप्टर एट अ ग्लांस, हमने इस चैप्टर में पूरा क्या क्या पढ़ा एक इधर शॉर्ट में दिया हुआ है गाइस, शॉर्ट में क्या दिया हुआ है देखो, देखते हैं, चलो क्या लिखा हुआ है इधर, केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसमें हमने सबसे पहले वो देखा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसमें लॉ ऑफ ऑर्बिट था, लॉ ऑफ एरिया था, लॉ ऑफ पीरियड था, ठीक है, बराबर, ये 3 चीज थी। उसके बाद हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, हाँ कि ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या किया, ये देखो फोर्स निकाला जी एम एम बाय आर स्क्वायर, हाँ कि ना। इसके वेलोसिटी का क्या निकाला, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर, ये एक साथ पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, वेट क्या होता है, एम जी होता है, हाँ कि ना। ये हो गया। अब देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी वेरीज, देखो इधर लिखा हुआ है वेरीज, किन की वजह से वेरी होता है, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप के कारण, क्यों, पोल्स पे क्या होता है, ज्यादा होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, कम होती है, ठीक है। हाईएस्ट एट पोल्स एंड लोवेस्ट एट इक्वेटर, ठीक है। हाइट के साथ भी होता है, जी डिक्रीजेस विद द हाइट, एंड अगर डेप्थ में जाओगे तो जी की वैल्यू फिर से क्या होगी, कम होगी, मतलब अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है, ओके। तो इस तरीके से ये सब चीजें इधर दी हुई थी, ओके। ये आप देख सकते हो पूरा इधर पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। आपको गाइज अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कमेंट कीजिए C10 एजुकेयर में, ओके, थैंक यू। और इसके बाद क्या है, नाइस, थैंक यू। तो गाइज आपने देखा होगा कि हमने आज पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा इसको इस तरीके से कवर किया, जैसे कि हमने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग टू एंड तक हमने सारी चीजें देखी, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने फ्री फॉल देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखी, एस्केप वेलोसिटी देखी, सारे टॉपिक्स को हमने एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गाइज। तो आई थिंक सो आपको ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से समझा होगा, और आपको एग्जाम के लिए आपके ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से मार्क्स लाइए, चैप्टर करके जाइए, चैप्टर से एग्जाम में आपको केपलर लॉ वगैरह फ्री फॉल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे ही, गारंटीड आते हैं गाइस। तो ये आप करके जाइएगा कुछ कुछ चीजें, ठीक है। मैं अगर मेरी तरफ से भी आपको कुछ बताऊं एंड में, ठीक है, मैं अगर आपको मेरी तरफ से भी एंड में कुछ बताऊं, ओके, तो ये देखिए, आप इस चैप्टर से है ना
सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर से केपलर्स के लॉ, केपलर का लॉ करके जाना प्लीज, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें केपलर के थर्ड लॉ के ऊपर भी पूछ लेंगे, या फिर एक इलिप्टिकल डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे कौन सा है केपलर के तीनों लॉ, ये करके ही जाना, ठीक है। इसके बाद मास एंड वेट का, WEIGHT वेट, ठीक है, मास और वेट का जो डिफरेंशिएशन था वो कर लेना, ठीक है। और जो फोर्थ है क्या क्या है, फ्री फॉल, इसको मैं ज्यादा बोलता हूं, ठीक है। और एंड स्केप वेलोसिटी, ठीक है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, फ्री फॉल एंड स्केप वेलोसिटी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आते हैं, ये सब चीजें। और फिर बाद में क्या है, फिफ्थ वाला क्या है, एफ का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला जो था ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये करके जाना, मतलब ये सब चीजें आप करके जाना गाइस। और हमने इसमें यही सब चीजें कवर की, आप देख सकते हो, आपने पूरा वीडियो अगर देखा होगा तो अगर आपको नहीं समझा, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप फिर से एक बार देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए उसमें, ओके गाइस। तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है, ओके गाइस। तो आज आपको पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ओके गाइस। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, देखते रहिए C10 एजुकेयर।